नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हम रूसी लेखकों की बात कर रहे थे। कल मैंने कहा था कि मैं 10 रूसी लेखकों पे बात करूंगा। 5 पे मैंने बात कर ली थी। असल में शुरुआत में इरादा तो बस 5 पे बात करने का था, लेकिन लगा कि रूसी भाषा का कर्जा मुझ पे कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इन लेखकों को तो मैंने बिल्कुल हिंदी लेखकों की तरह पढ़ा है। कल मैंने चेखव की, टॉल्स्टॉय की, गोर्की की, तुर्गेनेव की और दोस्तोयेव्स्की की बात की। इन लेखकों को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर मुझे गिनना हो तो मैं हिंदी के लेखकों की तरह गिनना पसंद करूंगा। मेरे पास जो किताबें हैं जिनको मैं बहुत सहेज के रखता हूं, उनमें इनकी किताबें हैं, अंग्रेजी या रशियन में नहीं, हिंदी में अनुदित। और अब भी एक ऐसी लत लगी हुई है कि मैं रूसी लेखकों को हिंदी में ही पढ़ना पसंद करता हूं। खैर, आज जिन 5 और लेखकों का मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो सब अपनी तरह से विलक्षण हैं। आपको निकोलाई गोगोल की याद होगी। गोगोल असल में इन सबके पूर्वज थे, एक तरह से इन सबके पुरखे। और उनकी कहानी है ओवरकोट, जिसको लेकर एक आलोचक ने रशिया के ये कहा था कि असल में रूस के सारे लेखक गोगोल के ओवरकोट से निकले हैं। गोगोल का ये प्रभाव था। गोगोल का बहुत सारा साहित्य है। मैं एक नाटक की बात करना चाहता हूं उसके, द स्कूल इंस्पेक्टर, द स्कूल जनरल इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नाम है उसका, जिसका अनुवाद हिंदी में मुद्रा राक्षस ने आला अफसर के नाम से किया था, जो नौटंकी शैली में हुआ था। ये नाटक रूस की जमीन पे है, लेकिन उसको देखते पढ़ते हुए लगता है कि तो बिल्कुल हिंदुस्तान की कहानी है। हिंदुस्तान के स्कूलों में कैसे, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो स्कूलों का पूरा सांस्कृतिक परिवेश है, उन सब को गोगोल इसमें रचते हैं। और बरसों बाद हम उनको अपने यहाँ घटित होता एक नाटक के रूप में देखते हैं, गोगोल के ही नाटक के रूप में। एक बहुत अलग तरह का लेखक, जिसकी किताब तो मुझे लगता है हर किसी को शायद हर उम्र में पढ़नी चाहिए, वो रसूल हमजातोव हैं। रसूल हमजातोव की किताब मेरा दागिस्तान, शायद रूसी सरकार ने कभी उनको कहा होगा कि वो दागिस्तान पे किताब लिखें। मेरा दागिस्तान जो उनका क्षेत्र था। दागिस्तान आज एक अलग सी विडंबना से गुजर रहा है, जो बहुत त्रासद है मेरे लिए, लेकिन मैं उस दागिस्तान की बात कर रहा हूं, उस किताब की जो रसूल हमजातोव का था। रसूल बहुत दिलचस्प तरीका अपनाते हैं। वो शुरू में लिखते हैं कि भूमिका कैसे लिखी जाए, फिर वो लिखते हैं कि एक लेखक अपना पहला वाक्य कैसे लिखेगा, फिर वो धीरे धीरे मतलब लिखने के तौर तरीकों को लेकर एक लेखक के अहंकार शब्द गलत है, एक लेखक के स्वाभिमान को लेकर, भाषाओं के आपसी रिश्ते को लेकर, मनुष्यों के आपसी रिश्ते को लेकर, उन सब को लेकर एक ऐसी दिलचस्प किताब रच डालते हैं जिसको पढ़ना तो आनंदातिरेक से भर जाना है। इस बात को भी समझना है कि आप किस किस तरह से किताब लिख सकते हैं और किस तरह आप इंसान के मर्म को पहचान सकते हैं। जैसे वो कहते हैं एक जगह कि अगर तुम इतिहास पे तलवार चलाओगे तो भविष्य तुम पे तोप के गोलों से हमला करेगा, ऐसा ही कोई वाक्य है। या इसी तरह वो बड़े मज़े में वो लिखते हैं कि मुझे तो लगता है कि जब ईश्वर भी कुछ सोचता होगा तो सिगरेट का कश लगाता होगा। या भाषा को लेकर बहुत सारी बातें। तो रसूल हमजातोव ने कविताएं भी लिखी और उच्चारण का एक घपला रहा, क्योंकि जब कविता संग्रह पे उनका नाम मैंने देखा तो रसूल गमजातोव छपा हुआ था। हो सकता है रूस में दोनों उच्चारण प्रचलित हों, लेकिन मेरे लिए वो रसूल हमजातोव हैं, मेरा दागिस्तान के लेखक। तो गोगोल हुए, रसूल हमजातोव हुए। जो तीसरा लेखक इस सिलसिले में मुझे याद आता है वो ऑस्ट्रोवस्की है। ऑस्ट्रोवस्की असल में सच कहूं तो मुझे लगता है कि वो शायद गोर्की के नक्शे कदम पे चलते थे। उनका उपन्यास अग्निदीक्षा बहुत पढ़ा गया और उसको पढ़ते हुए फिर आपको
मदर की याद आएगी, माँ जो उपन्यास है गोरकी का उसकी याद आएगी। उसमें भी क्रांति के लिए जो संघर्ष है, जो बराबरी का भरोसा है, जो एक लड़ाई है, वो सब उसमें इतनी खूबसूरती से इतनी निष्ठा के साथ दर्ज हैं कि वो किताब हम सबकी शेल्फ पे रखी जाने वाली एक महत्वपूर्ण किताब बन जाती है। एक किताब जिसका जिक्र और करना मुझे ज़रूरी लग रहा है वो शोलो खो की है, और इसके साथ मेरी एक स्मृति जुड़ी हुई है। मैं रांची में रामकृष्ण आश्रम में की लाइब्रेरी में जाया करता था, और वहाँ मुझे ये उपन्यास कई खंडों में मिला था। मैंने बहुत डरते सहमते उठाया था, धीरे बहो दोन होए। शायद इस शाब्दिक अनुवाद में कोई एक चीज़ थी जो मुझे खलती थी। अब भी मुझे धीरे धीरे बहो दोन होए बहुत अच्छा अनुवाद नहीं लगता है, लेकिन वो लगभग टॉल्स्टॉय को छूता हुआ एक महाकाव्यात्मक आख्यान था शोलो खो का, जिसने उनको अमर बना दिया। वो कृति जो है अपने आप में लगातार बार बार पढ़ी जाने योग्य है। हालांकि इतनी बड़ी कृति है कि उसको दूसरी बार उठाते थोड़ा संकोच होता है, लेकिन ये वो रूसी कृतियां हैं जो आपके भीतर सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, मनुष्यता सबको लेकर विचार करने का, समझने का, उनको महसूस करने का एक अवसर देती हैं। जिस 10वें लेखक की बात मैं करना चाहता हूं, आपको याद दिला दूं फिर से नाम, मतलब मैंने टॉल्स्टॉय की बात की, चेखव की बात की, तुर्गनेव की बात की, दोस्तोयेव्स्की की बात की, गोरकी की बात की। 5 पहले दौर में कल मैंने इन लेखकों की बात की थी। आज मैंने बात की आपको गोगोल की, रसूल हमजातोव की, रसूल हमजातोव की, ऑस्ट्रोवस्की की, शोलो खो की, और अब मैं बात करना चाहता हूं अलेक्जेंडर कुप्रिन की। कुप्रिन ने का उपन्यास गाड़ीवानों का कटरा, ये उपन्यास भी असल में वेश्याओं की जिंदगी पे, गणिकाओं की जिंदगी पे, और रूस में किस हाल में वो रह रही थीं उसका वर्णन है, बहुत मार्मिक। इसको पढ़ते हुए कई बार मुझे मंटो की जो मनोवैज्ञानिक समझ और मानवीय तड़प है एक अलग है, लेकिन कुप्रिन का जो विस्तार है बिल्कुल वो एक अलग तरह का है। और गाड़ीवानों का कटरा उसको दुनिया भर में पढ़ा गया, बार बार पढ़ा गया। मैं पा रहा हूं कि वो किताब, जब इन किताबों के, इन लेखकों की बात कर रहा हूं तो मुझे कई बातें और भी याद आ रही हैं। वो कई बार बहुत अच्छे अनुवाद नहीं होते थे, लेकिन तब भी वो कृतियां इतनी बड़ी थीं कि हम उनको पढ़ते चले जाते थे। और कई बार उन दिनों मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद हमें अपने शहरों की तरह लगते थे। साहित्य क्या करता है, किस तरह हमें एक बड़े भूगोल से, एक बड़े इतिहास से जोड़ देता है, ये मुझे रूसी उपन्यासों ने सिखाया, रूसी लेखकों ने, जिन्हें मैं अपनी भाषा के लेखक की तरह, लेखकों की तरह पढ़ता रहा। अगर वो साहित्य न होता तो शायद यथार्थवाद पे हमारी पकड़ ऐसी न होती। अगर वो साहित्य न होता तो शायद जीवन के बहुत सारे पक्षों से हम अनभिज्ञ रह जाते, या उनको समझने के हमें दूसरे अवसर, दूसरे औजार जुटाने पड़ते। तो पुतिन आए जाए, रूस बदल गया है बहुत ज़्यादा, दुनिया ही बदल गई है, लेकिन 70 साल का वो दौर जिसमें दुनिया भर की महान किताबें दुनिया भर के देशों में पहुंचाई गईं। ठीक है कि उसके पीछे शीत युद्ध का दौर था, प्रचार का दौर था, लेकिन जिस निष्ठा से सोवियत स्टेट ने ये काम किया, जिस निष्ठा से इस सांस्कृतिक क्रांति को उन्होंने दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश की, वो श्लाघनीय है। दोस्तों, मैं चाहूं तो रूसी कविताओं की परंपरा पे भी बात कर सकता हूं, करूंगा किसी दिन। फिलहाल आज इतना ही। धन्यवाद।